नमस्कार, मेरा नाम रचना यदुवंशी है और आजकल मैं आपको गोदान पढ़कर सुना रही हूँ कहानियों के अद्भुत संसार किस्सा कहानी में। मैं आपको 4 अध्याय पढ़ के सुना चुकी हूँ, आज 5वां सुनाऊंगी। 5वें अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको चौथे अध्याय का थोड़ा सा सार बता देती हूँ कि क्या हुआ उसमें। होरी, भोला और गोबर, ये 3 पात्र बहुत महत्वपूर्ण रहे पिछले अध्याय में। ये लोग जा रहे हैं भोला के घर भूसा देने, चूँकि गाय लेने की मंशा और देने का आश्वासन, इन सब के बीच में आपने सुन ही लिया था कि भोला ने अपनी आर्थिक विकट स्थिति का बखान किया था, तो जो हमारा होरी है उसने अपनी सहृदयता का परिचय देते हुए उसे मुफ्त में भूसा देने का आश्वासन न केवल दिया बल्कि दे भी दिया। चौथे अध्याय में देखा आपने कि उसकी जो धनिया जो है होरी की पत्नी, उसकी इच्छा के विपरीत, शुरू में इच्छा नहीं थी लेकिन जब उसे पता लगा कि भोला उसकी बहुत तारीफ करता है तो उसने ज़रूरत से ज़्यादा उसको भूसा दिया और आवभगत भी की, सत्कार भी किया। गोबर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि ज़रूरत से, आवश्यकता से ज़्यादा, सामर्थ्य से ज़्यादा बल्कि भूसा जो है वो भोला को दिया गया है। खैर, हुआ अंत इसी पे था कि भूसा दे दिया गया था और भूसा न केवल दिया गया था बल्कि लेकर के होरी और गोबर भोला के घर पहुंचाने भी गए थे। तो रास्ते में जो प्रसंग चला, जो वार्तालाप हुआ, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी चौथे अध्याय की, कि दोनों अपने अपने घरों के क्लेश का, अशांति का वर्णन कर रहे हैं। और होरी हमेशा जो सबको बताता है कि अलगोजा यानी सेपरेशन हुआ है भाइयों से, तो वो कितना परेशान अंदर से, कितना विक्षुब्ध है और इस बात का उसे कितना कष्ट है कि उन भाइयों को उसने बेटों की तरह पाला और अलगोजा हो गया। तो होरी की बात सुन कर के भोला भी बताता है कि उसके बच्चे भी बहुत नाकारा हैं और उसकी बेटी विधवा हो गई है, वो भी वहीं आकर के रह रही है मायके में। बड़ा क्लेश रहता है, बड़ी अशांति रहती है। जैसा कि होता है कि हर अध्याय में 2-3 पंक्तियां प्रेमचंद जी बहुत ही रोचक लिखते हैं। चौथे अध्याय में आपने सुना कि उन्होंने लिखा है कि बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों का, वर्तमान के दुखों का और भविष्य के सर्वनाश का वर्णन करने से ज़्यादा रोचक कोई प्रसंग नहीं होता। तो वही करते हुए गोबर और होरी और भोला घर पहुंच गए, भूसा दिया। वहाँ पर एक नई चीज़ प्रेमचंद जी ने डाल दी है कि जो भोला की बेटी है झुनिया, जो विधवा स्त्री है, थोड़ा सा उन्होंने वर्णन किया है कि वो देखने में बड़ी सुगठित, यौवन से भरपूर और खूबसूरत लड़की है। वो सबकी आवभगत करती है, हुक्का पिलाती है, तम्बाकू पिलाती है, पानी पिलाती है। और वहाँ पे प्रेमचंद जी ने बहुत ही धीरे से 2-4 पंक्तियों में ये हम लोगों को आभास करा दिया है पाठकों को कि वो चूँकि इतनी सुंदर है तो गोबर के मन में उसके प्रति आकर्षण हो गया है, और इसी पर चौथा अध्याय छोड़ा था। आगे सुनिए। होरी को रात भर नींद नहीं आई। हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हुई थी कि गाय बिल्कुल आने ही वाली थी। चूँकि भूसा मुफ्त में दे दिया था तो भोला इतना गदगद था, उसने कहा कि नहीं, मैं सुबह आकर के तुम्हारे घेर में आके मैं गाय बांध कर जाऊँगा। तो उसके आगे जो होरी के मनोभाव हैं, अब आप उनको देखिए। होरी को रात भर नींद नहीं आई। नीम के पेड़ तले अपनी बांस की खाट पर पड़ा बार बार तारों को देखता था। गाय के लिए नांद गाड़नी है, बैलों से अलग उसकी नांद रहे तो अच्छा है, अभी तो रात बाहर ही रहेगी, लेकिन चौमासे में उसके लिए कोई दूसरी जगह करना ठीक होगा। बाहर लोग नज़र लगा देते हैं, कभी कभी तो टोना टोटका भी कर देते हैं कि गाय का दूध ही सूख जाता है, थन में हाथ नहीं लगाने देती, लात भी मारती है। मुझे लगता है बाहर बांधना ठीक नहीं है, और बाहर नांद भी कौन गाड़ने देगा। कारिंदा साहब नज़र के लिए मुँह फैलाएंगे। छोटी छोटी बात के लिए राय साहब के पास फरियाद ले जाना उचित नहीं है। कारिंदे के सामने मेरी सुनता कौन है, उनसे कुछ कहूँ तो कारिंदा दुश्मन हो जाए। जल में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए, मैं भीतर ही बांधूंगा। आंगन है तो छोटा सा, लेकिन एक मड़ैया डाल देने से काम चल जाएगा। अभी पहला ही बयान है, बयान मतलब पहला बछड़ा दिया है गाय ने। 5 सेर से तो कम क्या दूध देगी, सेर भर तो गोबर ही को चाहिए। रुपया दूध देखकर कैसे ललचाती रहती है। अब पिए जितना चाहे, कभी कभार 2-4 सेर मालिकों को दे आया करूँगा। कारिंदा साहब की पूजा भी करनी होगी और भोला के रुपए भी दे देने चाहिए। सकाई के ढकोसले में उसे क्यों डालूं? जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे उससे दगा करना नीचता है। 80 रुपए की गाय मुझे विश्वास पर दे दी, नहीं वहाँ तो कोई 1 पैसे को भी नहीं पतियाता है। सन में क्या कुछ न मिलेगा, अगर 25 रुपए भी दे दूँ तो भोला को ढाढ़स हो जाएगा। धनिया को नाहक बता दिया, चुपके से गाय लाकर बांध देता तो चकरा जाती।
सरप्राइज देना चाह रहा है धनिया को। लगती पूछने की किसकी गाय है, कहाँ से लाए हो, खूब दिख करके तब बताता, लेकिन जब पेट में बात पचे तब ना कभी 2-4 पैसे ऊपर से आ जाते हैं तो उनको भी तो मैं छिपा नहीं पाता। यह भी अच्छा ही है, उसे घर की चिंता रहती है। अगर उसे मालूम हो जाए कि इन सबके पास पैसे रहते हैं तो फिर नखरे बघाड़ने लगेगी। गोबर ज़रा आलसी है, नहीं तो मैं ऐसी सेवा करता जैसी होनी चाहिए। आलसी वालसी कुछ नहीं है, इस उम्र में कौन आलसी नहीं होता। मैं भी दादा के सामने मटर गश्ती ही तो क्या करता था। बेचारे पहर रात में कुट्टी काटने लगते थे, कभी द्वार पर झाड़ू लगाते थे, कभी खेत में खाद फेंकते थे और मैं पड़ा सोता रहता था। कभी जगा देते तो मैं बिगड़ जाता था और घर छोड़कर भाग जाने की धमकी देता था। लड़के जब अपने माँ बाप के सामने भी जिंदगी का सुख न भोगेंगे तो फिर जब सिर पे पड़ जाएगी तो क्या भोगेंगे। दादा के मरते ही मैंने घर नहीं संभाल लिया था क्या? सारा गांव यही कहता था कि होरी घर बर्बाद कर देगा, लेकिन सिर पर बोझ पड़ते ही मैंने ऐसा चोला बदला कि लोग देखते रह गए। शोभा और हीरा अलग ही हो गए। नहीं, आज इस घर की कोई और ही बात होती। 3 हल एक साथ चलते, अब तीनों अलग अलग चलते हैं। सब समय का फेर है। धनिया का क्या दोष था? बेचारी जब से घर में आई कभी तो आराम से बैठी नहीं। डोली से उतरते ही सारा काम सिर पे उठा लिया। अम्मा को पान की तरह फेरती रहती थी। जिसने घर के पीछे अपने को मिटा दिया, देवरानियों से काम करने को कहती थी तो क्या बुरा कहती थी। आखिर उसे भी तो कुछ आराम मिलना चाहिए था, लेकिन भाग्य में आराम लिखा होता तब तो मिलता। तब देवरों के लिए मरती थी और अब बच्चों के लिए मरती है। वह तो इतनी सीधी गमखोर निश्चल न होती तो आज शोभा हीरा जो मूंछों पे ताव देते फिरते हैं कहाँ भीख मांग रहे होते, कहीं भीख मांग रहे होते। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। हुरी ने फिर पूरब की ओर देखा। साइत भिनसार हो रहा है। गोबर काहे को जागने लगा? नहीं, कह के तो यही सोया था कि मैं अंधेरे ही चला जाऊंगा, जाकर नांद गाड़ दूं, लेकिन नहीं, जब तक गाय द्वार पे ना आ जाए नांद गाड़ना ठीक नहीं। कहीं भूला बदल जाए या किसी कारण से गाय न दी तो बड़ी हंसी होगी, सारा गांव तालियां पीटने लगेगा। चले थे गाय लेने। पट्टे ने इतनी फुर्ती से नांद गाड़ दी मानो इसी की कसर थी। भूला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के सयाने हो गए तो बाप की कौन चलती है। कामता और जंगी अकड़ जाएं, कामता और जंगी जो भूला के बेटे हैं, कामता और जंगी अकड़ जाएं तो भूला अपने मन से गाय मुझे दे देंगे? कभी नहीं दे पाएंगे। सहसा गोबर चौंकर उठा तो उठ बैठा और आंखें मलता हुआ बोला, अरे ये तो भोर हो गया, तुमने नांद गाड़ दी दादा। होरी गोबर के सुगठित शरीर और चौड़ी छाती की ओर गर्व से देखकर मन में सोचते हुए उसने सोचा कि कहीं से गोरस मिलता तो कैसा पट्टा हो जाता। बोला, नहीं अभी नहीं गाड़ी, सोचा कहीं ना मिले, नाहक बद्ध हो जाएगी। गोबर ने त्योरियां चढ़ा के कहा, मिलेगी क्यों नहीं? उनके मन में कोई चोर बैठ जाए तो? चोर बैठे या डाकू, गाय तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। गोबर ने कुछ नहीं कहा, लाठी कंधे पर रखी और चल दिया। होरी उसे जाते हुए देखता हुआ अपना कलेजा ठंडा करता रहा। अब लड़के की सगाई में देर नहीं करनी चाहिए। 17वां लग गया है, मगर करे कैसे? कहीं पैसे के भी दर्शन हो तब तो बात है। जब से तीनों भाइयों में अलगौजा हुआ है, घर की साख ही जाती रही। मैं तो लड़का देखने आते हैं पर घर की दशा देखकर मुंह फीका करके चले जाते हैं। 2-1 राजी भी हुए तो रुपए मांगते हैं। 200-300 लड़की का दाम चुकाएं, इतना ही ऊपर से खर्च करें तब जाकर ब्याह हो। कहाँ से आएंगे इतने रुपए? रास खलिहान में ही तुल जाती है, खाने भर को भी नहीं बचता। ब्याह कहाँ से हो? और अब तो सोना ब्याह नहीं योग्य हो गई है। लड़के का ब्याह न हुआ न सही, लड़की का ब्याह न हुआ तो सारी बिरादरी में हंसी होगी। पहले तो उसकी सगाई करनी है, पीछे देखी जाएगी। एक आदमी ने आकर राम राम किया तो और पूछा, तुम्हारी कोठी में कुछ बांस होंगे? मैं तो होरी ने देखा दमड़ी बंसोड़ सामने खड़ा है, नाटा काला, खूब मोटा, चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी मूछें, लाल आंखें, कमर में बांस काटने की कटार खोसे हुए। साल में 1-2 बार आकर चिकें, कुर्सियां, मूड़े, टोकरियां आदि बनाने के लिए कुछ बांस काट कर ले जाता है। होरी प्रसन्न हो गया, मुट्ठी गर्म होने की कुछ आशा बंधी। चौधरी को ले जाकर अपनी तीनों कोठियां दिखाई, मोलभाव किया और 25 रुपए सैकड़े में 50 बांसों का बयान ले लिया। फिर दोनों लौटे। होरी ने उसे चिलम पिलाई, जलपान कराया, तब रहस्यमय भाव से बोला, मेरे बांस कभी 30 रुपए से कम में नहीं जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल भाव करता? तुम्हारा वह लड़का जिसकी सगाई हुई थी अभी परदेश से लौटा है। अभी परदेश से लौटा कि नहीं, जिसकी सगाई हुई थी? चौधरी ने चिलम का दम लगाकर खांसते हुए कहा, उस लौंडे के पीछे मर मिटा मैं तो। जवान बहू घर में बैठी थी और वह बिरादरी की दूसरी औरत के साथ परदेश में मौज करने चल दिया। बहू भी दूसरे के साथ निकल गई।
बड़ी नाकिस जात है मैं तो, किसी की नहीं होती। कितना समझाए कि तू जो चाहे खा, जो चाहे पहन, मेरी नाक न कटवा, मुदा कौन सुनता है। औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप न दे, नहीं वे काबू में नहीं रहती। कोठियां तो बट गई होंगी। आज यहीं तक। अगले 6 अध्याय में फिर से मिलती हूँ गोदान के पाठन के लिए। नमस्कार।